मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगा क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1 के, जो इंशाल्लाह बच्चों आपके पेपर के अंदर आएंगे। और बच्चों, कुछ बच्चों ने फिक्रमंद नहीं होना कि मैंने बायोलॉजी को बीच में छोड़ दिया, बायोलॉजी के लेक्चर्स भी आएंगे और केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी आएंगे। तो देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके 90% चांस है कि ये इंशाल्लाह बच्चों आपके पेपर के अंदर आएगा, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन है। बोर्ड वाले दो के दरमियान भी फर्क पूछ लेते हैं या तीनों के दरमियान भी, ज्यादा चांसेस है दो के दरमियान में है, लेकिन मैंने आपको तीनों के दरमियान दिया ताकि आपको तीनों समझ आ जाए और आप तीनों लिख के आए और आपके केमिस्ट्री में 60 आउट ऑफ 60 आए। दूसरा देख लेते हैं बच्चों, डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स, एलोट्रॉपी, कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है, विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। अच्छा बच्चों, ये मैंने इधर स्पेशल तौर पे मेंशन किया है विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। आपके पेपर के अंदर सिर्फ वो कहेंगे डिफाइन एलोट्रॉपी, या आप अगर एग्जांपल लिखेंगे तो आपको 2 आउट ऑफ 2 नंबर मिलेंगे बच्चों। स्टेट एनी 2 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, आपके 2026 के क्लास 9 के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। इस बात से आप अंदाजा करें ये मैं कितनी तवज्जो से इनको डिजाइन करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को। अगला देख लेते हैं, डिफाइन मैटर एंड एक्सप्लेन इट्स प्लाज्मा स्टेट। अब इन सब के आंसर देख लेते हैं। पहला था डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। पहले हम एलिमेंट पढ़ेंगे, फिर कंपाउंड, फिर देन मिक्सचर। चलिए पहले एलिमेंट पढ़ लेते हैं। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। क्या कह रहे हैं बच्चों, जो एलिमेंट होती है वो मैटर की सबसे सिंपल फॉर्म होती है, यानी सबसे सादा फॉर्म होती है। सबसे सादा फॉर्म कौन सी होती है, एलिमेंट। ये एमसीक्यू भी आ सकता है। इट इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम्स। क्या कह रहे हैं बच्चों, ये प्योर सब्सटेंस होता है, यानी खालिस सब्सटेंस होता है और इसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, यानी एटम्स डिफरेंट तरह के नहीं होते, इसके अंदर एक ही तरह के एटम्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चों O2 है, O2। अब देखें इसके अंदर सेम तरह के एटम्स है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों सेम है। आगे देख लेते हैं, it is not possible to break down an element into simpler particles by ordinary chemical reaction। क्या कह रहा है बच्चों इस बात के अंदर की जो एलिमेंट है, एलिमेंट, इसको बच्चों तोड़ा नहीं जा सकता, इसको बच्चों तोड़ा नहीं जा सकता सिंपलर केमिकल रिएक्शंस के जरिए। यानी जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन हम करवाएंगे ना, तो उसके जरिए हम एक एलिमेंट को छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ नहीं सकते, क्योंकि एलिमेंट हमने पहले पढ़ लिया कि इज द सिंपलेस्ट, यानी सबसे ज्यादा सादा तरीन फॉर्म होती है। व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एन एटम। क्या कह रहे हैं बच्चों, जब एलिमेंट एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मिसाल के तौर पे ओ, मिसाल के तौर पे सी। अब सी बच्चों कार्बन है, तो ये अकेला है, तो ये किसकी शक्ल में एग्जिस्ट कर रहा है, एटम की शक्ल में। किसकी शक्ल में बच्चों, एटम की शक्ल में। आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा था वो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट सिंबल। इसे जो बच्चों इसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एग्जांपल दी है बच्चों, एग्जांपल से और बेहतर समझ आएगा। सोडियम एंड कैल्शियम, क्या कह रहा है, सोडियम और कैल्शियम की एग्जांपल दी है उसने। आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल। सोडियम और कैल्शियम जो है बच्चों अपने सिंबल से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। कौन से सिंबल है उनके, Na और Ca। ये बच्चों अपने याद रखना है कि सोडियम का क्या सिंबल है Na, और कैल्शियम का क्या सिंबल है Ca। ये बच्चों आपके एमसीक्यू के अंदर भी आ सकते हैं। किसके अंदर आ सकते हैं बच्चों, एमसीक्यू के अंदर भी। आगे देख लेते हैं, आगे अब कंपाउंड को पढ़ लेते हैं हम। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। क्या कह रहे हैं बच्चों, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, यानी कंपाउंड भी जो है ना एक प्योर सब्सटेंस है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। अब ये जब हम आगे लाइनें समझेंगे ना कि ये किस चीज से बना होता है, फिर आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या कह रहे हैं बच्चों, ये एलिमेंट्स के 2 या 2 से ज्यादा एटम्स को मिला के बनता है। यही बात है ना कि ये एलिमेंट्स ही बनता है, एलिमेंट्स भी प्योर है, तो जब एलिमेंट्स मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे बच्चों, कंपाउंड। इन अ कंपाउंड एलिमेंट्स मस्ट बी कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। क्या कह रहे हैं बच्चों, जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो कंपाउंड के अंदर एक फिक्स रेशियो के अंदर होते हैं। अब फिक्स रेशियो का क्या मतलब, यानी कि मिसाल के तौर पे अब H2O है बच्चों, अगर आपने उसमें 2 हाइड्रोजन डालने हैं तो बच्चों आपने 1 ऑक्सीजन डालना है। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से 2 हाइड्रोजन डालें और 2 ऑक्सीजन डाल दो, तो वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। ये है फिक्स रेशियो का मतलब, यानी कि उन दोनों की रेशियो आपस में फिक्स रहनी है।
क्या रहनी है बच्चों, उन दोनों की रेशो फिक्स रहनी है, 1:2 के हिसाब से आपने डालने हैं। इन वाटर H2O, ये देखो बच्चों, जैसे अब वाटर H2O के अंदर ये दो हाइड्रोजन है तो एक ऑक्सीजन है। इट इज पॉसिबल टू ब्रेक डाउन अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय अ केमिकल रिएक्शन। क्या कह रहा है बच्चों, जो एक कंपाउंड है ना, एक कंपाउंड तो पॉसिबल है कि उसको तोड़ा जा सके उसके एलिमेंट्स में। मिसाल के तौर पे अब वाटर है बच्चों, अब वाटर को बच्चों जब हम बॉईल करेंगे तो वो अलहदा हो जाता है, वो क्या होता है बच्चों, ब्रेक हो जाता है। जब बॉईल करते हैं तो हाइड्रोजन अलहदा हो जाती है और ऑक्सीजन अलहदा हो जाती है। इसी तरह बच्चों कुछ केमिकल रिएक्शन के जरिए हम वाटर को सेपरेट किया जा सकता है, वाटर को नहीं, वाटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स है, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट किया जा सकता है। मिसाल देख लेते हैं क्या दी है इसने, अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड बैक। जो अमोनिया बच्चों कन्वर्टेड बैक किया जा सकता है, यानी उसे तब्दील किया जा सकता है नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। अमोनिया जो है बच्चों NH3 होती है। क्या होती है अमोनिया बच्चों, NH3। NH3 का क्या मतलब, एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, NH3 होती है अमोनिया। बाय अ सूटेबल केमिकल रिएक्शन, यानी कोई केमिकल रिएक्शन, अब जैसे वाटर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ना है उसके लिए भी एक सूटेबल केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, अमोनिया को तोड़ना है उसके लिए भी एक सूटेबल, यानी कि ये नहीं कि आप नॉर्मल तरीके से ब्रेक कर लो, वो एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसके तहत उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में तोड़ा जा सकता है। अब मिक्सचर देख लेते हैं। अब मिक्सचर इज एन इम्प्योर कंपाउंड। देखें अब ये इम्प्योर कंपाउंड है, अब ये क्यों इम्प्योर कंपाउंड है ये हमें अगली लाइन में पता चल जाएगा। अ सैंपल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन वन और मोर कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो इज कॉल्ड मिक्सचर। ये बच्चों मिक्सचर की डेफिनेशन है, आपसे अगर सिर्फ पूछ लेता डिफाइन मिक्सचर तो आपने इतना लिख देना और इंशाल्लाह बच्चों को 2 out of 2 नंबर मिलेंगे। अब क्या कह रहा है बच्चों इस लाइन के अंदर, एक सैंपल ऑफ मैटर, यानी मैटर का ही एक टाइप है, मैटर की एक टाइप है जिसमें बच्चों वन और मोर एलिमेंट्स, यानी कि बच्चों एक से ज्यादा एलिमेंट्स और एक से ज्यादा कंपाउंड्स, एक भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है, मिक्स्ड इन एनी रेशियो। देखें अब जो कंपाउंड था उसमें हम फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर रहे थे, उसमें हम फिक्स्ड रेशियो में, लेकिन इसमें जो है बच्चों एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में डाल सकते हैं, इस कॉल्ड मिक्सचर। तो क्या बन जाएगा बच्चों, मिक्सचर। ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन इट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी। क्या कह रहा है बच्चों, जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर होता है ना, मिसाल के तौर पे आपने कोई भी चीज उसके अंदर डाली है, उस सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग रहती है, यानी वो सारे एज अ होल अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे अंदर, वो सारे अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी रखेंगे और अपनी स्पेसिफिक आइडेंटिटी भी रखेंगे उस मिक्सचर के अंदर। अब मिक्सचर में भी होमोजीनस और हेट्रोजीनस। मिक्सचर क्या कह रहा है बच्चों, होमोजीनस हो सकता है और हेट्रोजीनस भी हो सकता है। होमोजीनस क्या होता है बच्चों, जो यूनिफॉर्म होता है यानी कांस्टेंट होता है, एक तरह का होता है। और बच्चों हेट्रोजीनस क्या होता है, जो नॉन यूनिफॉर्म हो बच्चों, जो एक तरह का ना हो, ठीक है। मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर इज होमोजीनस। ये कह रहे हैं बच्चों मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट वाटर में बच्चों जो साल्ट का मिक्सचर होता है वो होमोजीनस होता है, यानी वो जब आप उसे डिसॉल्व कर देते हो तो वो एक जैसा यानी एक दूसरे में मिल जाते हैं, आपको साल्ट अलहदा नजर नहीं आएगा, आपको साल्ट अलहदा नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसे पियोगे तो आपको साल्ट का नमकीन टेस्ट आएगा। यही बात है बच्चों, यही वो इसके अंदर कह रहा था, हमने मिसाल सुनी तो हमें बेहतर समझ आया। ये देखें वाटर भी अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा लिक्विड ही, और जो साल्ट है उसका भी टेस्ट बच्चों आपको आएगा। वाइल सैंपल ऑफ रॉक इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो बच्चों जो रॉक का सैंपल होता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा। अब अगला देख लेते हैं क्या है। अब अगला था बच्चों डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। उसमें एक एलोट्रोपी दी हुई थी और एक बच्चों कोलाइडल सोल्यूशन दिया हुआ था। देख लेते हैं एलोट्रोपी क्या है। एलिमेंट may exist in more than one structural form which can exhibit quite different physical or chemical properties. These forms are called allotropic form and phenomena is called allotropy. बच्चे जो कह रहा है एलिमेंट्स ने ना वो और दूसरी स्ट्रक्चरल फॉर्म भी बना सकते हैं, यानी एक के अलावा 2-3 अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म बना सकते हैं जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो सकती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी जो उसकी फिजिकल हालत के साथ जुड़ी होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज जो उसकी केमिकल यानी उसके स्ट्रक्चरल, मिसाल के तौर पे जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल होता है ना, जिन चीजों से वो बनी हुई है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन इस तरह उनसे जुड़ी होती है। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म्स। क्या कह रहे हैं बच्चों, जो एलिमेंट है ना वो डिफरेंट
डिफरेंट शक्लों में एग्जिस्ट कर सकता है, उनको हम किस चीज का नाम देते हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म्स का। किसका? एलोट्रोपिक फॉर्म का। एंड फिनोमेना इज कॉल्ड एलोट्रोपी। क्या कह रहे हैं बच्चों? और ये फिनोमेना क्या है? एलोट्रोपी। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय एज ऑक्सीजन O2 एंड ओजोन O3। क्या कह रहे हैं बच्चों? अब इसकी मिसाल दे रहा है। जो ऑक्सीजन है बच्चों वो एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। कौन कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म में? देखिए, एक ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीजन यानी O2 और एक ओजोन O3। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कार्बन एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स। कार्बन जो है बच्चों 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं उसकी। ये आपके पेपर के अंदर एमसीक्यू भी आ सकता है कि ऑक्सीजन की कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं और कार्बन की कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। डायमंड पहली कौन सी है बच्चों? डायमंड। दूसरी है ग्रेफाइट और तीसरी है बकमिनिस्टर फलेरेंस। ये बच्चों अपने नाम याद कर लेने हैं। ठीक है, आगे कोलाइडल सॉल्यूशन देख लेते हैं। In colloidal solution, solute particles do not homogenize in the solvent। अच्छा बच्चों, ये समझने से पहले आपको सोल्यूट का पता होना चाहिए और सॉल्वेंट का पता होना चाहिए। अब ना एक सॉल्यूशन होता है जो दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में हल करने से बनता है। क्या सॉल्यूशन क्या होता है? जो दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में हल करने से बनता है। अब सोल्यूट और हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अब मिसाल के तौर पे बच्चों, ये एक ग्लास है, ये एक ग्लास है बच्चों। अब इसके अंदर बच्चों मैं चीनी डाल देता हूँ। मैंने क्या क्या डाल दी? चीनी डाल दी बच्चों। अब इसमें मैं पानी डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ बच्चों? पानी। जब पानी डालूंगा बच्चों और इसको हल करूंगा, क्या करूंगा बच्चों? हल। तो जो चीनी है ना वो पानी में हल हो जाएगी। आपने कभी भी किसी से भी बात सुनी होगी ना, वो कहेगा मैंने चीनी को पानी के अंदर हल कर दिया। ये कभी नहीं कहेगा कि पानी को चीनी के अंदर। तो सोल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो सॉल्वेंट में हल होता है। जो किस में हल होता है? सॉल्वेंट में। तो बच्चों जो चीनी है वो पानी के अंदर हल होगी। तो इस केस में बच्चों क्या, कौन सा सब्सटेंस सोल्यूट हुआ? शुगर। क्या सोल्यूट हुआ बच्चों? शुगर। अच्छा, अब इसको एक तरीके और से याद रखा जा सकता है, आसान तरीका। जो चीज कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो ना वो सोल्यूट है, जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो वो क्या है? सॉल्वेंट। इसको इस तरीके से भी याद किया जा सकता है। अब देख लेते हैं बच्चों लाइन के अंदर क्या कह रहा है। डू नॉट होमोजेनाइज इन दी सॉल्वेंट। क्या कह रहे हैं बच्चों? जो सोल्यूट होता है ना वो, हाँ, सॉल्वेंट में होमोजेनाइज नहीं होता है। अब होमोजेनाइज को आप आसानी तौर पे समझ लो, पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं होता। पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं होता। अब इधर उसने डिसॉल्व का लफ्ज इसलिए नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि अगर हम कहते हैं ना डिसॉल्व नहीं होता तो इसका मतलब वो ऐसे साबित रहता है नहीं अंदर, यानी उसका बाल तक बाका नहीं होता। लेकिन इसमें जो है ना आधा डिसॉल्व होता है आधा नहीं होता। इसको अब हम आगे समझते हैं। दीज पार्टिकल्स आर बिगर देन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन बट नॉट बिग इनफ टू बी सीन विद नेकेड आइज लाइक पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन। अब इसको समझ लेते हैं बच्चों। अब देखिए, मिसाल के तौर पे अब आप शुगर को बच्चों पानी के अंदर हल करेंगे तो वो मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगी ना, शुगर आपको नजर तो नहीं आएगी ना। यही बात है। अब बच्चों आप चौक लें, चौक को बच्चों पानी के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करें। वो डिसॉल्व इस तरह डिसॉल्व नहीं होगा जिस तरह क्या डिसॉल्व हुआ था? शुगर पानी के अंदर। क्या डिसॉल्व हुआ था? शुगर पानी के अंदर। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वाइट ऑफ एन एग, एग का जो व्हाइट पार्ट होता है, और स्टार्च। और कॉमन एग्जांपल जो बच्चों सबसे आम मिसालें हैं ना वो स्टार्च है और व्हाइट ऑफ एन एग है। बच्चों मिसालें आपने ये लिखनी है। वो चौक वाली मिसाल सिर्फ बच्चों मैंने आपको समझाने के लिए दी थी क्योंकि चौक जो है ना फुल्ली डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन इधर हम पार्शियली की बात कर रहे हैं तो उसको बच्चों बस आपने जहन में रख लेना है। लेकिन मेन आपने इन्हीं मिसालों को याद रखना है। ठीक है, वो सिर्फ समझाने के लिए थी। ये वाले क्वेश्चन की बच्चों मैं बात कर रहा था, ये आपको 2026 क्लास 9 के पेपर के अंदर आई है केमिस्ट्री के। देख लेना। दिस ब्रांच investigates how substance behave at atomic and molecular level. Physical chemistry is used to predict and thus optimize the condition to carry out reaction on industrial scales। क्या कह रहे हैं बच्चों? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम सब्सटेंसेस का बिहेवियर देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों? सब्सटेंसेस का बिहेवियर एटॉमिक लेवल पे और किस लेवल पे? मॉलिक्यूलर लेवल पे। अब फिजिकल केमिस्ट्री के बच्चों यूजेस क्या होते हैं? यूजेस यूजेस होते हैं बच्चों इज यूज टू प्रिडिक्ट। क्या है बच्चों? प्रिडिक्ट, यानी कि प्रिडिक्ट करना किसी चीज का कि फ्यूचर में ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा।
and thus optimize the condition to carry out reaction on industrial scales। और बच्चों कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करना, ऑप्टिमाइज का मतलब बच्चों अपने यूजफुलनेस के मैक्सिमम लेवल पे ले जाना, यानी ऑप्टिमाइज का ये मतलब है, यानी उसे यूजफुल बना लेना। टू कैरी आउट रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, कुछ रिएक्शन होते हैं जो बच्चों इंडस्ट्रियल स्केल पे नॉर्मली नहीं होते, तो उसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री काम आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज द स्टडी ऑफ सिंथेसिस कंपोजिशन प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर दैट कंटेन लिटिल और नो कार्बन। बच्चों ये नॉर्मल जुबान में भी लिख सकता था, इट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन लिटिल और नो कार्बन। बारह लिखता घुमा फिरा के लिखा हुआ है, आपने सिर्फ याद रखना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जिसमें उन सब्सटेंसेस की स्टडी होती है जिनके अंदर कार्बन नहीं होता या थोड़ा सा होता। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, कैटालिस्ट, पिगमेंट्स, कोटिंग एंड मच मोर। क्या कह रहे हैं बच्चों, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना वो इस तरह इस्तेमाल होते हैं, फर्टिलाइजर के तौर पे, कैटालिस्ट के तौर पे, पिगमेंट के, कोटिंग के, और भी बहुत ज्यादा। और फर्टिलाइजर बच्चों जो आप खेत वगैरह में डालती हैं फसल को बढ़ाने के लिए, कैटालिस्ट बच्चों जो सब्सटेंस वगैरह को तेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह और भी कुछ मिसालें हैं। अब अगला था बच्चों, अगला कौन सा सवाल था, सेकंड देख लेते हैं ऊपर। डिफाइन मैटर एंड एक्सप्लेन इट्स प्लाज्मा, मतलब मैटर को भी डिफाइन करना है और प्लाज्मा स्टेट को भी डिफाइन करना है। देख लेते हैं बच्चों। दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ, ये बच्चों मैटर की डेफिनेशन है। दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। एनर्जी इज नॉन मटेरियल इन नेचर। एनर्जी जो है बच्चों नॉन मटेरियल होती है। ये सिर्फ बच्चों मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इधर ना एमसीक्यूज बनते थे, ये ना एमसीक्यू बनते थे, मैंने कहा ताकि एमसीक्यूज आपको समझ भी आ जाए, जो मैं पोस्ट में अपलोड कर रहा हूँ वो आप सॉल्व भी करें। ये मैंने सिर्फ इधर लिखी, असल डेफिनेशन इधर से शुरू होती है, इधर से लेके इधर तक। एनीथिंग अदर देन एनर्जी, बच्चों एनर्जी के अलावा तमाम चीजें विच कैरीज वेट, यानी कि जिनका बच्चों कोई मैस होता है, कोई वेट होता है। ऑक्यूपाई स्पेस, क्या करते हैं बच्चों, जगह घेरते हैं, क्या करती हैं, जगह घेरती हैं। इज कॉल्ड मैटर, क्या बच्चों, इज कॉल्ड मैटर, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब आगे बच्चों उसकी प्लाज्मा स्टेट देख लेते हैं। प्लाज्मा इट्स नॉट सो जनरली सीन एज द फॉर्म ऑफ मैटर, क्या कह रहे हैं बच्चों, जो प्लाज्मा है ना वो अमूमी तौर पे देखी नहीं जाती, यानी कि मिसाल के तौर पे अब सॉलिड वगैरह तो बहुत कॉमन है ना, आपके करीब बहुत ज्यादा चीजें सॉलिड पड़ी होंगी, आप जिस चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं वो सॉलिड है बच्चों, जिस टेबल पे आपने अपनी केमिस्ट्री की बुक रखी हुई है वो सॉलिड है। इट इज कम्पोज ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई कैनेटिक एनर्जी, जो बच्चों है ये ऐसे पार्टिकल्स है, यानी कॉम्पोजिशन बना होता है ऐसे पार्टिकल से बना होता है जिनकी कैनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। कैनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी बच्चों तब जनरेट होती है जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है, ठीक है। इट एग्जिस्ट इन, अब इसकी मिसाल दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स, यानी ये जो ट्यूबलाइट्स आपके करीब लगी हैं इनके अंदर प्लाज्मा होता है। लाइटनिंग एंड वेल्डिंग आर्क्स, और बच्चों आपने कभी किसी आप दुकान पे गए हो वेल्डिंग वाली, आपने उधर उसे आयरन रोड्स वगैरह को आपस में जोड़ते हुए देखा होगा, वो प्लाज्मा होते हैं, उनकी किनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तभी इतनी चमक निकलती है। प्लाज्मा इज कंसिडर एज पार्शियली गैस, अगर कह रहे हैं बच्चों प्लाज्मा को एक ना गैस कंसिडर किया जाता है, कंटेनिंग आयंस एंड फोटॉन्स, जिसके अंदर बच्चों चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कौन से पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स। आई होप बच्चों आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। बच्चों इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हासिल करने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।